आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें भी हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति अध्याय का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक संकल्पनाओं की व्याख्या की गई और ये व्याख्या भले ही प्रारंभ में बड़ी अच्छी सी सुगम सुबोध और ऐसा लगता था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्त प्रकार की व्याख्या का समाधान कर देगी, लेकिन जैसे जैसे आलोचनाएं प्रारंभ हुई ये सभी संकल्पनाएं दोषयुक्त हो गई और बाद में अमान्य करार दे दी गई। अभी भी जैसे पूर्व में बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसी सर्वमान्य सिद्धांत की खोज नहीं हुई है। अभी जो वर्तमान में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी या ब्रह्मांड का विकासवादी अथवा महाविस्फोट सिद्धांत। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक ब्रह्मांड के बारे में अनेक नए तथ्य मिले हैं। क्वेसर तात्पर्य क्वाशी स्टेलर रेडियो सोर्स के नवीनतम प्रमाणों के आधार पर यह पता चला है कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो रहा है। ब्रह्मांड निरंतर विकसित होता जा रहा है, इसकी सीमाएं बदल रही हैं और ये अग्रसर होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और इस शताब्दी के 5वें दशक के अंत में, 20वीं शताब्दी के 5वें दशक के अंत में हरमन बोंडी, थॉमस गोल्ड एवं फ्रेड हॉयल ने 1948 में यह सुझाव दिया कि फैलते हुए ब्रह्मांड में निरंतर नए पदार्थ की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता जा रहा है उस स्थान पर नए पदार्थ की उत्पत्ति होती जा रही है और यह पदार्थ आकाश गंगाओं के मध्य विस्तृत रिक्त स्थान की पूर्ति करता रहता है और जो रिक्त स्थान है आकाश गंगाओं के मध्य उसकी पूर्ति करता रहता है, किंतु विश्व की सीमा सदैव स्थिर रहती है। इस विचार को स्थिर दशा सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा गया। बाद में हॉयल ने नए तथ्यों के प्रकाश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में ही आस्था प्रकट की। अब देखिए, ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है या विकासवादी सिद्धांत है, इसे प्रस्तुत करने का श्रेय बेल्जियम के विद्वान लेमित्रे को है। अगर पूछा जाए कि बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स या इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ये सिद्धांत किसने दिया है, तो यह लेमित्रे, जो कि बेल्जियम के विद्वान थे। उन्होंने आकाश गंगाओं की बाह्य गति के आधार पर यह कल्पना की कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में कुल पदार्थ एक अत्यंत सघन एवं विशालकाय आद्य पदार्थ के रूप में स्थित था। लेमेत्रे महोदय ने आकाश गंगा की बाह्य गति के आधार पर यह परिकल्पना दी या सुझाव दिया कि प्रारंभ में या आरंभ में ब्रह्मांड में कुल पदार्थ एक अत्यंत सघन एवं विशालकाय आद्य पदार्थ के रूप में स्थित था। आद्य पदार्थ अत्यंत सघन और विशालकाय था। इस ब्रह्मांडीय पदार्थ का तापमान एवं दबाव इतना अधिक था कि अणुओं का निर्माण नहीं हो सकता था। देखिए, जितने भी सिद्धांत थे वो सब कहीं ना कहीं पहले से ही किन्हीं न किन्हीं तथ्यों के आधार पर विकसित थे और ये पहले से ही मान के चलते थे। अगर ये तापमान दबाव अधिक नहीं बताते
तो ये जो पदार्थ थे वो अणु बन जाते, एटम्स बन जाते। इसलिए पहले से ही मान के चला कि तापमान बहुत अधिक था, दबाव अधिक था, तापमान दबाव अधिक होने से ये कण, ये जो पदार्थ थे वो अणु के रूप में नहीं बन पाए। तो कुछ चीज़ों को हल करने के लिए पहले से ही कुछ अपनी संकल्पनाएं विकसित कर लिया था, कुछ अपनी ऑब्जेक्ट्स स्थापित कर लिया था। उस ऑब्जेक्ट के आधार पर ही इन्होंने अपने मान्यता को आगे बढ़ाते गए। अगर पहले से ही मान लेते कि आदि पदार्थ था, विशाल था, या तापमान बहुत अधिक था, दबाव नहीं था, तो अणु निर्माण हो जाता। या दबाव बहुत अधिक था, तापमान नहीं था, तो भी स्थिति दूसरी होती। पहले से ही मान कर चले कि तापमान भी बहुत अधिक था, दबाव बहुत अधिक था और अणु का निर्माण नहीं हुआ। और इस पदार्थ में लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, ध्यान देने की बात है, 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, आपको ध्यान होगा ब्रह्मांड की आयु भी पूर्व में 13 बिलियन वर्ष पूर्व बताई गई थी। बाद में यह नवीन खोज हुआ कि 8 बिलियन वर्ष पूर्व है, अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने वही अंदाज लगाया कि ब्रह्मांड की आयु उतनी है, उसी समय विस्फोट हुआ। देखिए, सब चीज़ें पहले से मान के चली गई, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि इनका खोज हुआ, खोज में ये तथ्य सामने आए। और आप जान लीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का निर्माण या जो चीज़ करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व की है, उनके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, कोई सर्वमान्य सिद्धांत विकसित नहीं की जा सकती। कि हम कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, अरे कैसे हुआ, कैसे तथ्य कहाँ हैं? हम लोग कहाँ तक, आज तक चंद्रमा तक तो जा नहीं पाए हम लोग। अभी चंद्रमा पे केवल अन्वेषण करता, खोज करता ही जाते हैं, एक सामान्य मनुष्य जा नहीं पाया। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि पृथ्वी के जो सौर मंडल है पृथ्वी का, उसी का अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ, तो हम ब्रह्मांड की बात कैसे करें? एक गैलेक्सी में कई सौर मंडल होते हैं, उन सौर मंडल में पृथ्वी से कितनी ग्रहें हैं, अभी यही मालूम नहीं हो पाया कि आगे क्या अध्ययन है, कैसे निकाला जाएगा। तो ये अभी ये चीज़ ऐसी है जो बड़ी गूढ़ है, इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करना बहुत दुष्कर कार्य है। तो जितने भी महानुभाव हुए जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए, वो बहुत नमन योग्य है। कैसे संभव हो सकता है? एक मनुष्य अपने जीवन में 40 या 50 साल तक का ऑब्जर्वेशन कर सकता है, मेरे समझ से। कोई बहुत ब्रिलियंट हुआ, कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला हुआ, वो उससे कुछ 2-4 साल 5 साल अधिक का अध्ययन कर सकता है। अब इस अध्ययन पे करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व के अध्ययन को आप एक साथ नहीं ला सकते, आपको कुछ चीज़ें तथ्य मान के चलनी पड़ेंगी। ये मानिए ये चीज़ ऐसे है, ऐसे हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। अब देखिए, तथ्यात्मक चीज़ें या अन्वेषण जो हो रही हैं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए सारे सिद्धांत आलोचनाओं की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते, और खरे नहीं उतर पाते तो अमान्य कर दिए जाते हैं। आज भी आपको ध्यान होगा कि यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिकन ने अन्य देशों के विद्वानों द्वारा LHD, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, LHC के द्वारा धरातल के नीचे एक लैब का निर्माण किया गया है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों की खोज की जा रही है। यहीं पे जो स्मॉल कण हैं, सबसे छोटे कण हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ मालूम नहीं, इसे गॉड पार्टिकल्स नाम दे दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि सब चीज़ मनुष्य खोज ही ले। अब उस कण का नाम गॉड पार्टिकल्स क्यों दिया गया? जो न्यूनतम, जो सबसे छोटा अणु है, सबसे छोटा जो पार्ट है, उसका निर्माण कैसे हुआ नहीं मालूम, क्यों वही तो आधार है। जब उस कण का खोज नहीं हो पाया, सबने कह दिया गॉड पार्टिकल्स, भगवान द्वारा बनाए गए कण। जब उस कण को हुई हम लोगों ने मान लिया कि भगवान द्वारा बनाया गया है, तो हम पृथ्वी की रचना के बारे में कैसे कह सकते हैं? हाँ, लोग प्रयास करते हैं। तो 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे संघनित पदार्थ टूट गया तथा इसके कण अत्यंत अत्यंत तीव्र गति के साथ सुदूर दक्षिण में चितर गए, अंतरिक्ष में चितर गए। इससे ब्रह्मांड का प्रसार हो गया। इनको सिद्ध करना था ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, कर दिया इन्होंने।
इन कणों का समूहन छोटे पिंडों के रूप में होने लगा तथा इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने लगी। साथ ही कणों के शीतल होने से हल्के तत्वों के अणुओं में संयोजित होने लगे। सब कुछ पहले तो नहीं था, बाद में सब कुछ होने लगा, जो गैसों के मेघ के रूप में संग्रहित हुए तथा ब्रह्मांडीय प्रणाली के पिंडों में सम्मिलित हो गए। ब्रह्मांड में इसी प्रक्रिया से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जो असंख्य तारों का समूह था। प्रारंभ में आकाशगंगाएं परस्पर निकट थीं, किंतु प्रसार के कारण वे एक दूसरे से दूर होने लगी। आकाशगंगा के तारों का शीतलन हो रहा था। आंतरिक क्रियाओं के कारण इन तारों में विस्फोट होने लगा। विस्फोट होने से पदार्थ निःसृत हुआ, जिसके समूहन से अनेक छोटे पिंडों का निर्माण हुआ। ग्रहों पर इसी प्रक्रिया के होने से पिंडों उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये सब ऐसे ही हो गया। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, किंतु यह सिद्धांत अनेक समस्याओं के समाधान में समर्थ है, वहीं स्वयं अनेक नई समस्याओं में उलझ गया है। जैसे जिस विशाल अग्निपिंड की परिकल्पना की गई है वह असंभव ही है। दूसरा, आकाशगंगा के तारों में विस्फोट होने तथा निःसृत पदार्थों के समूहन से ग्रहों के निर्माण की कल्पना तथ्यपरक नहीं लगती है। तो हम लोगों ने अब तक कई सिद्धांतों की व्याख्या किया, अध्ययन किया, लेकिन कहीं से भी स्पष्ट रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत विकसित नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर है, कुछ सिद्धांत में यह माना जाता है कि पृथ्वी एवं सौर ग्रहों का निर्माण सूर्य से निकले हुए पदार्थों से हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि सूर्य के आयतन, ग्रहों के आयतन, सूर्य का कोणीय संवेग, ग्रहों का कोणीय संवेग बिल्कुल अलग है, साम्य नहीं है। अगर पदार्थ या ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है तो सूर्य वाली विशेषताएं ही इन ग्रहों में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे समूह के वर्ग के विद्वान ये कहते हैं कि पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति दूसरे ग्रहों से या दूसरे तारों से हुई है। दूसरे तारों से होने के साथ साथ यह समस्या आ जाती है, इन तारों का सूर्य के पास अपनी कक्षाओं से हटकर दूसरी कक्षाओं में अतिक्रमण कैसे संभव हुआ, विस्फोट कैसे हुआ। और तीसरा वर्ग यह कहता है पहले से ही आद्य पदार्थ था, उसमें विस्फोट हुआ, अंतरिक्ष का विस्तार होने लगा, बाद में ठंडा होने लगे, अणु के रूप में विकसित होने लगे और घनीभवन होने लगा, ग्रह का निर्माण हुआ, आकाशगंगा का निर्माण हुआ, इत्यादि इत्यादि। इससे भी समस्या सॉल्व नहीं हुई। तो हम लोग इन सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करते हुए यह मानते हैं कि सभी कुछ न कुछ अपने जगह सही हैं और अभी एक सर्वमान्य सिद्धांत की आवश्यकता है, जो कि आगे आने वाले समय में हमारे समक्ष आ सकता है। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक हमारे इस ई लेक्चर, ई कंटेंट, ई क्लास का अध्ययन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हमारा यह अध्याय समाप्त हो गया। अब आगे का अध्याय अगले भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।